वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे किसी कॉइल को जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जो टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन निकाल चुके थे हम, उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बता दें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये प्रैक्टिकल में 12th में आप कई जगह इस्तेमाल करते हो, जैसे मीटर ब्रिज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं करता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं डिफरेंट रेंज के। तो यहाँ हम गैल्वेनोमीटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which used to it's a device which used to measure or detect the small amount of current in an electric circuit। ये वो डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डिफ्लेक्शन को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट को, उसकी प्रेजेंस को या स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल में अगर हम बात करें, प्रिंसिपल हम इसका पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यही बताया था कि किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को या किसी सर्कुलर कॉइल को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। एनी कॉइल प्लेस इन यूनिफॉर्म magnetic field experience a torque। एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसका एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में हम उसको डिस्कस किया था कि M क्रॉस B, दिस इज टॉर्क। अब इसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो पोल हैं किसी एक मैग्नेट के, नॉर्थ साउथ पोल, और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को डिफरेंट स्क्रू के रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है। ये वायर यहाँ से बैंड होकर बाय स्प्रिंग और यहाँ ट्विस्ट करते हुए स्क्रू से कनेक्ट है। और ये जो मटेरियल है, जिस वायर को हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये रेक्टेंगुलर कॉइल बना है, लूप बना है, उसकी जो मटेरियल है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का है या क्वार्ट्ज का हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? देखिए ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टिंग वायर कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसी को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि इस मटेरियल की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। ट्विस्टिंग होने के बावजूद भी ये रिगेन कर लेता है अपनी इनिशियल पोजीशन को, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और वैसे भी इसका जो K की वैल्यू है, तो K की वैल्यू है रीस्टोरिंग ट्विस्टिंग विद रीस्टोरिंग फोर्स विद पर यूनिट ट्विस्ट।
पर यूनिट ट्विस्ट के रिस्पेक्टिवली जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा होती है, यानी कि आप जितना ज़्यादा इसको ट्विस्ट करेंगे ये अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा। इसीलिए हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए और क्या चीज़ें बनी हुई हैं, और दूसरी चीज़ें क्या है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड और मैग्नेट हो गया जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल शेप में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, जो कि हम जानते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांगली बिहेव करने लगता है। तो स्ट्रांगली बिहेव करने लगता है तो यानी कॉइल के अंदर जो ट्विस्टिंग है उसके रेस्पेक्टिवली और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ईजिली ट्विस्ट करेगा। तो इसी को हम आगे कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू करते हुए दूसरा एक नीचे हमने रेडियल फील्ड दिखा रखा है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के ऊपर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्क करे, और वो मैक्सिमम तभी वर्क करता है कि जब इनर कॉइल जो आपने यूज कर रखी है, जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रखा है, इसकी जो शेप है कुछ ऐसी हो। ये जो कॉइल यूज कर रखी है ये कॉइल कुछ इस तरीके से हो, सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो या सर्कुलर हो। सर्कुलर में वैसे तो होगी नहीं, वैसे तो सिलेंड्रिकल होगी या स्फेरिकल होगी। उसका रीजन ये है कि जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइन यहाँ से प्रोड्यूस हो उस कॉइल पे हमेशा, उस कॉइल के साथ हमेशा 90 एंगल फॉर्म करे। 90 एंगल फॉर्म करेगा तो हमेशा जो टॉर्क लगेगा, हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिएगा, तो टॉर्क मैक्सिमम उस वक्त यूटिलाइज होगा जब थीटा 90 होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। कंस्ट्रक्शन में बता दिया, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना, आप कंस्ट्रक्शन में बस कंस्ट्रक्शन करनी है, पता होना चाहिए क्या कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ क्या है। ये बाकी आउटर फ्रेम है। आउटर फ्रेम है जो आउटर फ्रेम वो है जो नॉन कंडक्टिंग है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से कंडक्टर, बाहर की सिचुएशन से या बाहर की कंडक्टिंग मीडियम से ये इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम इसको नॉन कंडक्टिंग फ्रेम बोलते हैं। दूसरा बाकी ये आपकी कंडक्टिंग वायर हो ही गया, ठीक है। इंसुलेटिंग वायर जिसको हम बोलते हैं कॉपर का इंसुलेटिंग वायर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने जो यूज़ किया है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी बताया हमने, क्योंकि इसका जो है रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक। तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होने के रिस्पेक्टिवली ये अपनी सिचुएशन को रिगेन कर लेता है इजीली, और यह कह सकते हैं पर ट्विस्ट जो है इसका जो रिस्टोरिंग, इस पर जो लगने वाला टॉर्क है वह मैक्सिमम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब आते हैं हम इसकी वर्किंग पर। वर्किंग क्या कहती है? देखिए इसकी वर्किंग क्या कहती है। वर्किंग ये कहती है कि जब हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करता है, और जैसे जैसे करंट का अमाउंट होगा उसके रिस्पेक्टिवली इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जब ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो जाएगा तो इस कॉइल पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब किसी कॉइल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और जिस टॉर्क के रिस्पेक्टिवली ये क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा। जैसे ही ये रोटेट करेगा, अब जैसे ये रोटेट करेगा क्योंकि ये फिक्स है और ये यहाँ फिक्स है, तो जैसे ही रोटेट करता है तो ये जो स्प्रिंग दे रखी है इसके रेस्पेक्टिवली ट्विस्टिंग आती है, ट्विस्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक इंडिकेटर लगा होता है जो इंडिकेट करता है, और ऊपर एक स्केल लगा होता है जिस स्केल के रेस्पेक्टिवली यहाँ पर सेंटर पर 0 होता है, बाकी इस तरफ अपने अपने इस तरफ डिफ्लेक्शंस होते हैं, ये डिफ्लेक्शंस हैं इस तरीके से, these are the deflections, इस तरीके से। तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40, इस तरीके से डिफ्लेक्शन है, 10, 20, 30, 40, तो ये डिफ्लेक्शंस है। अब जैसे वायर ट्विस्ट करता है ऐसे ही जब तक ये वायर ट्विस्ट नहीं करता तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होती है, ये होती है इस इंडिकेटर की, यहाँ होता है इंडिकेटर सेंटर पर, बिल्कुल। और ट्विस्ट क्यों नहीं करेगा कि जब इस पर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो ये अपने बैलेंस पॉइंट पर होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है
इस पे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क लगने के साथ साथ ये ट्विस्ट करना शुरू होता है और जैसे जैसे ट्विस्ट करता है ऐसे ऐसे ये अपनी डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देता है। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा या जितना अमाउंट ऑफ टॉर्क ज़्यादा होगा करंट का, उतना ही ट्विस्ट ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा और उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्शन जो है उसमें फ्लो करने वाली करंट पे डिपेंड कर रहा है। और हम अभी यही बात कह रहे हैं कि इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू measure or detect the small amount of current in any electric circuit। तो ये वही काम कर रहा है कि डिफ्लेक्शन जो दे रहा है वो करंट के रिस्पेक्टिवली दे रहा है। अब अगर हम इसको समझें तो क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि जो इसमें टॉर्क हो रहा है, जो टॉर्क है, जो डिफ्लेक्शन, जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस अ कॉयल, कॉयल कौन सी, Q P R S डैश इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल टू NI AB साइन थीटा। क्लियर। अब क्योंकि हम यहां पर हम कह रहे हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो टॉर्क हो गया NIAB, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि टॉर्क को हम इसके ट्विस्ट से भी पता कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर लेट इस तरीके से रोटेट कर रहे, मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, हमने तो फिक्स किया हुआ है और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, तो जब ये ट्विस्ट करेगा और इसके अंदर प्रॉपर्टी है इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिगेन कर लेगा। तो जितना ज़्यादा ट्विस्ट करेगा उतना इस पर टॉर्क ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जितना ज़्यादा आप, क्योंकि भाई ट्विस्टिंग किसके रिस्पेक्टिवली है, रोटेशन किसके रिस्पेक्टिवली है, टॉर्क के रिस्पेक्टिवली। तो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस है। इट मीन्स टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और क्योंकि टॉर्क किस वजह से लग रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो यानी कि जितना ज्यादा अमाउंट करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो इन दो इक्वेशन को हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड क्या कहेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां से कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, K। ये जो K है इट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ये कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एट पर यूनिट ट्विस्ट। पर यूनिट ट्विस्ट के रेस्पेक्टिवली कितनी रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर काम कर रही है, ये के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको इक्वेशन हमने दे दिया फोर्थ। अब क्योंकि अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, इसको फोर्थ एंड फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो हमारे पास के थीटा इक्वल टू NIAB, और इस NIAB में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम थीटा का डिफ्लेक्शन कह सकते हैं NIAB अपॉन K, और यहां पर NAB अपॉन K इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्योंकि देखिए
ये पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्टिव, पर यूनिट ट्विस्ट के रिस्पेक्टिव लगने वाली टॉर्क है। और किसी भी मटेरियल की अपनी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फिक्स होती है, पर यूनिट ट्विस्ट के रिस्पेक्टिवली जो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें लगती है वो फिक्स होती है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ऑलरेडी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फिक्स है, तो देयर इज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड जी। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट। तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसको दैट इज थीटा इज इक्वल टू, ये सारी चीजें यहाँ पर एन ए बी, तो यहाँ पर ये दैट इज जी आई, वह जी क्या है, एन ए बी के। तो यहाँ पर वही एक्सप्रेशन हम शुरू वाला लिखें तो यहाँ से निकल के आता है कि जो बेसिकली हमारा अमाउंट ऑफ करंट है और जो ट्विस्टिंग है, जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है, वो करंट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ से वही मेजरमेंट हो रहा है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि आप ये समझ सकते हैं जो डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्टिवली अमाउंट ऑफ करंट उतनी ही ज़्यादा फ्लो करेगी। यानी कि हम किसी भी सर्किट के अंदर अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से बता सकते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें दो टर्म्स और यूज की जाती हैं। अब देखिए कि किस तरीके से इसका जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर कैसे आइडियलिस्टिकली काम करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो देखिए अगर डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली, डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही सेंसिटिव होगा। अगर आप मिनिमम करंट के रिस्पेक्टिवली जितना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही सेंसिटिव डिवाइस होगा। सेंसिटिव का मतलब ये है कि मिनिमम से मिनिमम करंट के रिस्पेक्टिवली ये डिफ्लेक्शन शो करे। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि सेंसिटिविटी पर। तो इसकी सेंसिटिविटी क्या कहती है कि जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है दोनों ही इसमें रिप्रेजेंट होती है। तो हम पहले करंट सेंसिटिविटी पे बात करेंगे और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वहां पर जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है उस एक्सप्रेशन को अगर आप समझें तो उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ध्यान से तो थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आई। तो यहां पर हम कह सकते हैं थीटा अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। ये जो थीटा अपॉन आई है दिस इज कॉल्ड आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, इट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी यहां क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज आई एस इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। इट मीन्स देखिए करंट सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल है कि पर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो उसी करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम करंट के रिस्पेक्टिवली कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है वो डिवाइस उतनी ही सेंसिटिव हो जाती है, वो गैल्वेनोमीटर उतना ही सेंसिटिव हो जाता है। अब ये अमाउंट कब किस कंडीशंस में और भी कैसे वेरिएट कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी पर यूनिट करंट के रिस्पेक्टिवली थीटा में डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ये सेंसिटिव होगा। तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, एन, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दीजिए, ठीक है, ट्यूब का वो इससे बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, हो जाएगा। और के की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए, के डिक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज करेंगे, ए इंक्रीज करेंगे, बी इंक्रीज करेंगे, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, आई एस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसको कैसे कम करेंगे, देखिए ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल।
ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हमने स्पेसिफिक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लिया है, क्वार्ट्ज की स्ट्रिप लिया, क्योंकि उसके लिए जो के की वैल्यू है मिनिमम होती है, के की वैल्यू मिनिमम होती है। और के की वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिया था, तो आई इज इक्वल टू के थीटा। तो के को अगर हम डिफाइन करें दैट इज आई बाई थीटा। यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन में यहाँ वहीं से हमने लिया था, तो के की वैल्यू हम वहाँ से निकाल चुके हैं। तो इसी तरीके से इस के को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो के को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए, पर यूनिट डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्टिव जो अमाउंट ऑफ करंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसको डिफाइन करने का तरीका देखिए, ट्विस्टिंग के रेस्पेक्टिवली भी निकाल सकते हैं कि भाई ट्विस्ट कैसे कर रहा है। तो एन आई ए बी जैसे पहले था एन आई ए बी, एन आई बी टॉर्क के रेस्पेक्टिवली था, ये टॉर्क है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं टॉर्क इक्वल टू के थीटा भी कह सकते हैं। तो के की वैल्यू दिस इज टॉर्क अपॉन थीटा भी। तो के की वैल्यू मिनिमम कब होगी? के की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब मिनिमम मैक्सिमम थीटा पर मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करे। मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम टॉर्क, हल्का सा टॉर्क लगाएं, हल्के से टॉर्क के रिस्पेक्टिवली डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाए, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू रिड्यूस करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हल्का सा अमाउंट ऑफ करंट भी होगा, हल्का सा अमाउंट ऑफ करंट डिफ्लेक्शन भी होगा, उस हल्का सा टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। टॉर्क हल्का से कैसे एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क करेगा करंट के रिस्पेक्टिवली। तो कम से कम अमाउंट ऑफ करंट भी होगा, उस पर भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और उस पर यूनिट डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्टिवली मिनिमम टॉर्क अगर डिफ्लेक्शन देगा तो जो के की वैल्यू है दैट इज विल बी लेस। इट मींस वो जल्दी इंडिकेशन देगा, और जिसके रिस्पेक्टिवली हम बहुत मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर पाएंगे। तो इस तरीके से करंट सेंसिटिविटी है। और अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करें, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होगी? रेडियन पर एम्पियर, या डिग्री भी कह सकते हैं, जिसमें भी आप मेजर करते हो, रेडियन पर एम्पियर। अब आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इसी एक्सप्रेशन से हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसी से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखिए आपके पास थीटा आई को ओम्स के नियम से V अपॉन आई इक्वल टू आर, तो V बाई आर इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। ये वाली वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये बेसिकली जो है ये इस मल्टीप्लाई में जाएगी, दैट इज थीटा बाई वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। एक रेजिस्टेंस टर्म मोड में, दैट इज कॉल्ड VS. VS means theta upon V. It means voltage sensitivity. यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन ये होगा, यहां लिख देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया VS इक्वल टू NAB अपॉन KR। तो इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एडिशन में आया है, बाकी सारी टर्म्स सिमिलर है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज known as voltage sensitivity। ये भी जितना मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली डिफ्लेक्शन देगा, इंडिकेशन देगा, वही उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी, और हाई सेंसिटिव हो जाएगा वो डिवाइस। ये गैल्वेनोमीटर मिनिमम वोल्टेज पर जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा तो उसको हम हाई वोल्टेज सेंसिटिव कहेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इट्स नेसेसरी
if we change current sensitivity voltage sensitivity will also change, or vice versa. ये कह रहा है कि it is necessary if we change the current sensitivity the voltage sensitivity will also change or vice versa. यानी कि क्या अगर हम करंट सेंसिटिविटी चेंज करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज होगी, या हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करें तो करंट सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वोल्टेज में रेजिस्टेंस एडिशनल है और करंट के अगर आप देखें तो करंट का एक्सप्रेशन ये है IS इक्वल टू NAB अपॉन K। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें R एडिशनल है, तो अगर हम रजिस्टर को चेंज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बदल जाएगी लेकिन करंट सेंसिटिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही तो है। अदरवाइज कोई फैक्टर लें जैसे N इसमें भी है, दोनों में चेंज होगा, A है इसमें भी है, B इसमें भी है। लेकिन अगर फॉर्मूले से देखें थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि जैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी चेंज हो, क्योंकि हम रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, करंट नहीं होगी। बाकी करंट में कोई भी फैक्टर चेंज करेंगे तो सब इसमें है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कारण है, क्या है देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करें तो 100% रेजिस्टेंस चेंज करने का तरीका क्या है, देखिए किसी भी वायर का रेजिस्टेंस आप उसकी लेंथ को बढ़ा के या उसकी थिकनेस को वेरिएट करके कर सकते हो। तो हम जो रेजिस्टेंस वेरिएट कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस के वेरिएशंस को हम कर सकते हैं लेंथ को चेंज करके, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर इन कॉइल। तो कॉइल के अंदर वायर का जब लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है उतना ही टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हम यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही बढ़ जाएंगे। तो यानी कि अगर आपने 2R कर दिया तो NB, अगर R आपने 2R कर दिया तो NB 2N हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, और जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स के चेंज करने से करंट सेंसिटिविटी तो चेंज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ, इफ वी चेंज number of turns then current sensitivity will change। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो VS होगा नंबर ऑफ टर्न्स के साथ N की जगह तो 2N हो गया AB और R की जगह 2R हो गया, तो जो उसका N अपॉन R का रेशियो जो है दैट इज कांस्टेंट। इट मींस अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें यानी कि रेजिस्टेंस को चेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से रेजिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगी कांस्टेंट, नहीं बदलेगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ if we change the current sensitivity it is not necessary the voltage sensitivity will change, but if we change the voltage sensitivity it is necessary the current sensitivity will be changed। तो इसका आंसर इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में और कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।